हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप सारे फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं, आप में जो भी आदतें हैं वो आपने खुद चुनी हैं, तो ये वीडियो आपके इस भ्रम को तोड़ देगी। चलो कहानी से शुरू करते हैं। वैसे कहानी की शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य से, लेकिन अपन लोग चलेंगे सीधा 1980 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स, ये भाई साहब अपनी किताब में ऐसी चरस बोते हैं जिसके नशे में दुनिया आज तक झूम रही है। ये किताब इतनी पावरफुल थी कि इसने हिटलर की विचारधारा को पैदा कर दिया। आज के सोशल मीडिया की लत इसी की देन है। आपकी शॉपिंग की आदतें, कैंसर जैसी बीमारियां, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर एक बुराई को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आप देखते हो, जो महसूस करते हो, जिसे आप सच समझते हो, वो दरअसल वही है जिस पर आपकी अटेंशन है। अगर कोई आपकी अटेंशन को कंट्रोल कर ले तो वो आपकी रियलिटी को कंट्रोल कर लेगा। ये एक प्रूवन फैक्ट है जिसे ये वीडियो साबित कर देगी। भैया समय था 1920 का। अमेरिकन तंबाकू कंपनी के बॉस जॉर्ज वॉशिंगटन हिल की नींद उड़ी हुई थी। भाई को दिक्कत थी कि आधी दुनिया सुट्टा नहीं मारती थी और ये आधी दुनिया थी औरतें। उस जमाने में औरतों के लिए सिगरेट पीना इलीगल तो नहीं था, लेकिन ऐसी औरतों का कैरेक्टर ढीला माना जाता था। तो वॉशिंगटन भाई ने बर्नेस नाम के साइकोलॉजी के पंडित को बुलवाया और कहा, चाचा जितना चाहे पैसा फूंक दो पर औरतों को सिगरेट की आदत लगवा दो। अपने साइकोलॉजी के पंडित ने सारे मंत्र फूंक दिए और बताया कि सिगरेट को पुरुष प्रधान समाज मर्दानगी का प्रतीक मानता है, जिसमें औरतों की कोई जगह ना है। अगर औरतों को सिगरेट की आदत लगानी है तो इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा। अब भैया साइकोलॉजी के शास्त्री जी ने न्यूयॉर्क शहर में ईस्टर के संडे के दिन होने वाली परेड को चुना। फिर उसने परेड में जानी पहचानी फीमेल एक्टिविस्ट को मोटा पैसा देकर परेड में प्लांट कर दिया। मीडिया को पहले से ही खबर कर दी। अब भैया परेड शुरू हुई और महिला एक्टिविस्ट ने सिगरेट निकालकर धुएं के छल्ले बनाने शुरू कर दिए। अब क्योंकि मीडिया को पैसा गया था तो उन्होंने खबर छाप दी और हेडलाइन लिखी कि औरतों के द्वारा सिगरेट पीना है टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, यानी कि आजादी की मशाल। सबने एक बात पकड़ ली कि अगर पुरुष प्रधान समाज में बराबरी चाहिए तो भैया सिगरेट पियो। 1950 में अमेरिका का स्मोकिंग रेट था 5%, मतलब औरतों का स्मोकिंग रेट था 5%, और 1960 में यह बढ़कर हो गया 40%। अब सिगरेट पियोगे तो फेफड़ों के फाफड़े तो लगेंगे, तो औरतों में लंग कैंसर ये आसमान छूने लगा। चलो आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। अपने बर्नेस बाबू ने, यानी अपने साइकोलॉजी के पंडित ने, एक कमाल की किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रोपोगेंडा। हाँ गेंडा, चलो जो भी था, दिमाग पे जोर मत डालो, ये कमाल की जानकारी नहीं है, आगे आएगी। अब भैया ये बर्नेस बाबू थे एक जू, यानी यहूदी। सुन के शौक लगा? अभी नहीं लगा होगा, अब लगेगा। जानते हो इस किताब ने क्या किया था? हिटलर को पैदा, यानी कि एक यहूदी के द्वारा लिखी गई किताब ने हिटलर के हाथों यहूदियों के नरसंहार का रास्ता खोल दिया था। कैसे? अब जरा ये सुनो। वैसे मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुझे ही पता है। आप इंटरनेट पर ढूंढोगे आपको सब मिल जाएगा। चलो अब कहानी सुनो। तो भैया जुलाई 29, 1921 हिटलर नाजी पार्टी का लीडर बन जाता है। अपनी कट्टरपंथी विचारधारा में पूरे जर्मनी को लपेटना चाहता था, लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन इतना आसान नहीं था। अब नाजी पार्टी में एक वर्कर था जोसेफ गोबेल्स, उसके हाथ साइकोलॉजी के पंडित यानी बर्नेस की किताब लग गई। गोबेल्स ने हिटलर को यकीन दिलाया कि वो उसकी विचारधारा को पूरे जर्मनी में फैला देगा। किताब की पहली सीख थी कि झूठ इतना बोलो, इतनी बार बोलो, इतने जोर से और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि लोग सोचें कि इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो ये सच ही होगा। अब जरा आप ये सुनो। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब मोदी जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उनके अपने शब्द नहीं है, इसी किताब से उठाए गए हैं। आगे सुनो। किताब में यह भी लिखा था कि लोग डिसीजंस इमोशन से करते हैं, लॉजिक तो बाद में अपने द्वारा किए गए काम को जस्टिफाई करने के लिए देते हैं। अब भैया गोबेल्स बाबू किताब पढ़कर हो गए ज्ञानी। उसने नाजी रैलीज को डिजाइन कर दिया, मशाल जलाई, ढोल नगाड़े बजवाए, क्राउड को मैनेज किया और रात के अंधेरे में स्पॉटलाइट में एक ही इंसान को बार बार खड़ा किया, और वो था हिटलर। ये सब एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि बहुत ध्यान से कोरियोग्राफ किया गया था। इस किताब में यह भी लिखा था कि अगर लोगों को एकजुट करना है तो उन्हें एक कॉमन एनिमी दे दो। गोबल्स ने फॉर्मूला इतने ब्रुटैलिटी और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया कि इतिहास कांप उठा। भाई 40 लाख से ऊपर लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मारना कोई छोटी बात नहीं है। आप इस किताब का असर देखो कि इस मार काट के बाद भी जर्मन लोगों का हिटलर के ऊपर से विश्वास नहीं डोला, वो हिटलर के पीछे खड़े रहे। 1930 का समय था। बीएफ स्किनर, ये साइकोलॉजी के
पंडित थे। ये भाई साहब चूहों और कबूतरों को पकड़कर एक डब्बे जिसे स्किनर बॉक्स कहते थे उसमें बंद कर देते थे। उस डब्बे में एक लीवर था, लीवर दबाओ और खाना पाओ। कुछ देर बाद कबूतरों ने लीवर दबाना बंद कर दिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि जब भूख लगेगी तो लीवर दबाना है। अब स्किनर ने जुगाड़ के अंदर बदलाव कर दिया, यानी लीवर दबाने पे कभी खाना आए और कभी ना आए। ये अनप्रेडिक्टेबल हो गया, जिसका नतीजा चूहे और कबूतर दोनों पागल होने लगे। वो खाना आने के बाद भी लगातार लीवर को दबाते ही चले गए। स्किनर ने इसे वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का नाम दिया। ये किसी को भी कोई भी आदत लगाने का प्रकृति में मौजूद सबसे ताकतवर फॉर्मूला है। जब ये रिसर्च निकलकर सामने आई तो सबसे पहले इसे जुआ खिलाने वालों ने इस्तेमाल किया। जुए में एक कॉन्सेप्ट होता है नियर मिस। सोचो तुम एक स्लॉट मशीन पर खेल रहे हो और जीतने से मात्र जरा से अंतर से चूक गए हो, तो क्या कभी सोचा है कि दिमाग क्या कहेगा? दिमाग कहेगा भाई बहुत नजदीक था, इस बार पक्का जीत जाऊंगा। जब दिमाग के फोटो यानी कि ब्रेन स्कैन्स निकाले गए तो पता लगा कि नियर मिस पे डोपामिन स्पाइक बिल्कुल वैसा था जैसा जीतने पर आता था। भाई साहब जुआ खेलने की जगह पर कोई घड़ी नहीं होती, कोई खिड़की नहीं होती, ऑक्सीजन जानबूझकर पंप की जाती है ताकि लोग थके नहीं, लगातार खेलते रहें। साउंड हो गए, कलर हो गई, लाइट्स हो गई, सब कुछ बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। लोगों को आदत लगाने के लिए गैम्बलिंग मशीन्स को गेमिंग मशीन्स कहा जाने लगा। अब क्योंकि आप गेम खेल रहे हो तो आप गैम्बलर नहीं बल्कि प्लेयर हो, और यही कारण है कि आज के समय लोग पैसे देकर गेम खेलते हैं लेकिन खुद को गैम्बलर नहीं बल्कि प्लेयर समझते हैं, जबकि खेल वो जुआ ही रहे हैं। ये शेयर मार्केट की डे ट्रेडिंग में भी होता है। ध्यान देना, मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। डे ट्रेडिंग में लोग सट्टा लगाते हैं, कर्जा लेकर, जमीन बेचकर मार्केट में आते हैं। अब मार्केट उन्हें क्या देगा ये किसी को ना पता। ये थ्रिल बढ़ाता है, खून में डोपामीन को चढ़ाता है। अब इस मजे को जस्टिफाई करने के लिए लोग अपने आप को सटोरिया नहीं बल्कि ट्रेडर कहते हैं। अब भैया सरकार को टैक्स पहुंच रहा है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके पीछे भी स्किनर का फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है तो लोगों को थ्रिल मिलेगा जो आदत में बदलेगा। भाई साहब एक किताब है एडिक्शन बाय डिजाइन। ये किताब नताशा डोश्कल ने लिखी है, कमाल की किताब है। इस किताब ने लॉयल्टी कार्ड्स की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोलकर रख दी थी। देखो लॉयल्टी कार्ड्स का कॉन्सेप्ट सन 2000 में अमेरिका के जुआ खानों से निकला है। मतलब इस कार्ड की मदद से कसिनो ये ट्रैक करता था कि कोई कितनी बार आता है, कितना खेलता है, कब खेलता है, कब बंद करता है, उसकी कौन सी मशीन फेवरेट है, और जब वो खेलना बंद करता है तभी एक वेटर्स आती है एक फ्री ड्रिंक लेकर, उसे एक फ्री का बोनस स्पिन दिया जाता है। ये वही वक्त था जब आदमी जुआ छोड़कर जाने वाला था, लेकिन कसिनो डाटा जानता था कि भैया इसे थोड़ी देर और रोको, ये और खेलेगा और हारेगा। और इस पूरी जानकारी के पीछे था लॉयल्टी कार्ड। आज यही लॉयल्टी कार्ड आपसे शॉपिंग कराता है। पॉइंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप जिस चीज को खरीदना नहीं चाहते हो उसे भी खरीद लेते हो। मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो भी आ जाती है। आपको याद है कुछ दिन पहले तक मेरा सर्कल, आपका 11 इस तरह के एप्स बड़े चल रहे थे। ये एप्स आपको खेलने के लिए फ्री के पॉइंट्स देते थे ताकि आप खेलो, डोपामीन स्पाइक हो, आप मजे लो, फिर इसे आदत बना लो, उसके बाद अपने पैसे खर्च करो। इस तरह के एप्स को बड़े बड़े क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे थे जिन्हें आप रोल मॉडल मानते हो। कंपनी से लेकर क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर 20 सेकंड के एड में सब पैसा कमाकर चले गए। कभी सोचा है क्या ये लोग अपने बच्चों को इस तरह के ऐप को इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे? समय था 1990 का अमेरिका में। रिचर्ड सैकलर पर्डू फार्मा का हेड था। ये एक पेन किलर ऑक्सीकॉन्टिन को बनाते हैं, लेकिन इसमें समस्या थी कि ये हाईली एडिक्टिव था और डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते थे। अब सैकलर के लिए ये दवा नहीं थी बल्कि सोने की खदान थी, क्योंकि अगर लोगों को एक बार इसकी आदत लग गई तो वो इसे अंधाधुंध खरीद के खाएंगे और सैकलर पैसा छाप देगा। अब सैकलर ने 3 काम किए। एक फेक रिसर्च को फंड किया जिसमें यह बताया गया कि दवा की आदत लगने की संभावना मात्र 1% है, जो कि बिल्कुल झूठ था। सैकलर्स ने डॉक्टर के मुंह को नोटों से भर दिया, उनकी छुट्टियों को फंड किया, उन्हें गिफ्ट दिए, जिसने जितना ज्यादा प्रिस्क्राइब किया उसे उतना ही पैसा दिया। और जब लोगों को आदत लगी और लोग मरने लगे तो सैकलर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने ये कहा कि जब किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो भैया और क्या होगा, मरोगे। अब इसमें कंपनी की क्या गलती है? सैकलर फैमिली ने 5 लाख लोगों की लाशों पर $11 बिलियन बनाए। अमेरिका में जज, पॉलिटिशियन, मीडिया तक सबको खरीद लिया गया। वो तो बाद में जाकर एक ईमेल लीक हुआ
मामला दोबारा कोर्ट में गया, बस पेनल्टी लगी और सब मजे से घूमते रहे। आप गौर करो, लोगों को आदत आसानी से लगती नहीं है बल्कि लगवाई जाती है। आओ जरा आप डायबिटीज के बारे में सुनो। 1960 के जमाने तक बहुत कम लोगों को शुगर की बीमारी थी, तो 3 साइंटिस्ट ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च छपवा दी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों को पैदा करता है, शुगर का कोई लेना देना ना है। ये रिसर्च पेपर शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने छपवाए थे। मतलब शुगर इंडस्ट्री ने साइंटिस्ट खरीदे ताकि फैट को विलन बताकर चीनी को बेचा जा सके, जिससे टाइप 2 डायबिटीज पूरी दुनिया में फैल गया। अब बीमारी बढ़ी तो दवा की मार्केट क्रिएट हो गई। 2016 में जामा इंटरनल मेडिसिन में डॉक्यूमेंट लीक हुए तो पता लगा कि ये रिसर्च झूठी थी। 1990 में कैंपेन आया कि भैया ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली, मतलब अगर दारू वगैरह पीना है तो भैया लिमिट में रहकर पीना। अब इस बात से क्या मतलब निकलता है? तो भैया इस बात से मतलब निकलता है कि अगर तुम अल्कोहलिक हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने लिमिट में नहीं पिया, हमने तो चेतावनी दे रखी थी। मतलब हमारी मदिरा आदत खराब नहीं करती, तुम ही खराब हो। इसी कैंपेन की वजह से शराब के खिलाफ कभी सख्त कानून नहीं बने। ये एक सोचा समझा हुआ PR स्टंट था जो सख्त कानून को बनने से रोकने के लिए ही लगाया गया था। आप बहुत जगह लिखा हुआ पढ़ते होंगे कि ये रेस्पॉन्सिबली करो, वो रेस्पॉन्सिबली करो। ये सारी वार्निंग कवर अप है। आज शराब की इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर साल में कमा कर देती है। कैसे? क्योंकि लोग पियक्कड़ बन चुके हैं। इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक फेमस बर्गर कंपनी ने एक चीज समझ ली कि अगर बच्चे आ गए तो पूरा परिवार साथ खिंच के आ जाएगा। उन्होंने खाने के साथ खिलौने देने शुरू कर दिए। एक ऐसा क्लाउन यानी कि लाल बाल पीले कपड़ों वाला झुमरू बनाया जिसके साथ लोगों को फोटो खिंचवाना बड़ा पसंद था। ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चॉकलेट्स में बच्चों के लिए खिलौने डाले जाते हैं। आपने कुछ ना कुछ खाने पीने का ऐसा सामान जरूर देखा होगा जिसमें खिलौना होगा। अब बच्चे जिद करेंगे तो माँ बाप को खर्चा करना पड़ेगा। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि सोचे समझे हुए प्लान का हिस्सा है। भाई साहब सोशल मीडिया की सुनो, लाइक्स के चक्कर में लोगों का मूड डिसाइड होता है। उस डिजिटल दुनिया को लोग अपना सोशल स्टेटस समझते हैं। बच्चे मोबाइल के चक्कर में अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं। परिवार के लोग एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे से मैसेज पे बातें कर रहे हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि इस जाल को बुना कैसे गया। देखो सन 2008 तक सोशल मीडिया कंपनीज मार्केट में आ चुकी थी। धीरे धीरे इन कंपनीज में इन्वेस्टर आ रहे थे, लेकिन सबका एक ही सवाल कि भैया कहां से कमाओगे माल, यानी कि पैसा कैसे बनाओगे। अभी ये कंपनीज कोई माल वगैरह तो बेच नहीं रही थी, इनके पास कोई प्रोडक्ट तो था नहीं, तो इन लोगों ने हमको ही प्रोडक्ट बना दिया, यानी हमारी अटेंशन, हमारे समय को इन एडवर्टाइजर्स को बेच दिया। देखो आपको ऐसा लगता होगा कि आप फोटो शेयर करते हो, वीडियो देखते हो, असल में आप एक डाटा फैक्ट्री हो जो 24 घंटे चलती है। आपका नाम, आपका ईमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, लोकेशन, ये सब कुछ तो आपने दे दिया। तो भैया कौन सी प्राइवेसी की माला जप रहे हो? आपके फोन में मौजूद एप्स, आप क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, क्या सर्च कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ये सारा डाटा उठाकर आपकी पर्सनल प्रोफाइल बनाता है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। भाई साहब दवा कंपनीज को जानना है कि आप कब बीमार पड़ोगे ताकि उनकी दवा बिक सके। इंश्योरेंस कंपनी को जानना है कि आप कब बीमार नहीं पड़ोगे ताकि वो इंश्योरेंस बेच सके। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी विचारधारा को जानना चाहती हैं ताकि वो आपके वोट को अपने फेवर में मोड़ सके। 2021 में 10 करोड़ भारतीयों का डाटा डार्क वेब पर बिक गया। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार, पैन, आपका एड्रेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपके फोन नंबर, सब कुछ डार्क वेब पर बिक रहा था। किसकी गलती की वजह से? मोबीक्विक ऐप में हुई गलती की वजह से। पहले तो भैया इस ऐप ने मना कर दिया कि भैया ऐसा कुछ ना हुआ। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजा हरिया ने कंपनी के क्लेम को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। तब जाकर कंपनी ने यह बात मानी, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई, मतलब कोई बड़ी सजा नहीं हुई। अब देखो आपका डाटा अगर इतना वैल्यूएबल है तो आखिर कंपनियां करती क्या हैं? मतलब आपको अपने जाल में ये लोग फंसाते कैसे हैं? तो भैया इन कंपनीज का एक ही काम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय के लिए स्क्रीन पर चिपका कर रखना। अब ये काम कैसे किया जाता है? अब ये सुनो, सन 2007 की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे BJ फॉग। भाई ये बैठकर सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के विचार को कैसे बदलें। इसके बाद भाई ने बनाई एक परसुएटिव टेक्नोलॉजी लैब और खर्चे के पर्चे भर दिए। और उसके बाद ये बताया कि किसी भी इंसान में कोई भी आदत तब डेवलप होती है जब ये 3 चीजें मौजूद हो। पहला, किसी काम को करने का मोटिवेशन। उसके बाद वो काम करने में आसान हो और सही टाइम पर उसे करने का ट्रिगर मिल जाए। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि इस आदमी के स्टूडेंट्स कौन थे? तो भैया इसके स्टूडेंट्स में थे इंस्टाग्राम के फाउंडर, ट्विटर के एम्प्लॉई और
और फेसबुक टीम के लोग, और यहीं से शुरू हुई डोपामीन इंजीनियरिंग। डोपामीन वो हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, अच्छा महसूस कराता है, संतुष्टि का एहसास कराता है। जैसे ही आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हो, डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिवार्ड मिलने से ज्यादा डोपामीन रिवार्ड मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है, और उससे भी ज्यादा डोपामीन तब रिलीज होता है अगर ये ना पता हो कि हमें मिलने क्या वाला है। अब जैसे ही ये रिसर्च हाथ लगी, पूरी दुनिया आपको गुलाम बनाने में लग गई। 2009 में ले पर्लमैन और जस्टिन रोजनटीन ने फेसबुक के लिए लाइक बटन को डिजाइन किया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था कि लोग पोस्ट करने के बाद वेट करेंगे, स्क्रीन को रिफ्रेश करके देखते रहेंगे कि कितने लाइक्स आए। डोपामीन स्पाइक होगा, नोटिफिकेशन आएगा, लोग दोबारा रिफ्रेश करेंगे, फिर से स्पाइक होगा और फिर चेक करेंगे, कभी 2 लाइक तो कभी 200 लाइक। इसके चक्कर में लोग फेसबुक पर ज्यादा समय बिताएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद सन 2006 में अजा रस्किन नाम के आदमी ने इन्फानाइट स्क्रॉल को डिजाइन किया। आज के समय इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब के सब इन्फानाइट स्क्रॉल पर काम करते हैं। आप बस देखते जाओ, ये खत्म ही नहीं होंगे। और इससे भी खतरनाक है नोटिफिकेशन। ये वो घंटी है जब आपका फोन कहता है, भैया आजा, अपना समय मुझे दे जा। 2010 में कंपनीज ने नोटिस किया कि आउटरीच यानी कि एक्सट्रीम कंटेंट, कोई एंग्री पोस्ट, फियरफुल कंटेंट या सैड कंटेंट लोगों को ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रोक कर रखता है। तो भैया इन्होंने अपना एल्गोरिदम ही बदल दिया। शॉकिंग और नफरत से भरा कंटेंट लोगों को परोसा जाने लगा। फेसबुक के एक्स एम्प्लॉय फ्रांसिस ह्यूजन ने 2021 में डॉक्यूमेंट लीक कर दिए, और तब जाकर दुनिया के सामने ये बात आई कि फेसबुक ने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए अपना एल्गोरिदम ही बदल डाला। लोगों को भड़काने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, रेज दिलाने वाला कंटेंट 5 गुना ज्यादा समय के लिए लोगों को एंगेज करने लगा। नतीजा निकला कि लोग एक्सट्रीम विचारधारा की तरफ झुकने लगे, लोगों में कट्टरता फैलने लगी, और हमें यह पता भी ना चला। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें टिकटॉक सबसे आगे था, तो भारत सरकार ने इसके परख उतर दिए। एक पैटर्न नोट करना, पूरी दुनिया में आज के समय ज्यादातर राइट विंग पार्टियां, मतलब राइट विंग विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ये पावर में आती जा रही हैं। आप ये नंबर सुनो जरा। जब स्मार्टफोन मेन स्ट्रीम हुए तब टीनेजर्स में डिप्रेशन 70% बढ़ गया, सुसाइड रेट 51% पहुंच गया। WHO ने अकेलेपन को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया। भाई साहब, फेसबुक पे फ्रेंड है 5000 और फिर भी अकेलापन। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी ने यह बताया कि हमारा अटेंशन स्पेन 8 सेकंड पर पहुंच गया है, जबकि गोल्ड फिश का 9 सेकंड है। लेकिन ये अटेंशन स्पेन सन 2000 में 12 सेकंड्स का था। अब टीनेजर्स के इस अकेलेपन का फायदा गलत लोगों ने उठाया। हर कोई आपको डिजिटली अरेस्ट करना चाहता है। मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि आप उनका कंटेंट देखो, मूवीज वाले चाहते हैं कि आप उनकी मूवीज देखो, सरकार चाहती है कि आप उनकी बात सुनो, लेकिन आप किसी की बात मानोगे क्यों? तो भैया इसके लिए आपकी आदतों को बदलना पड़ेगा। और ये वीडियो शुरू भी तो इसी चीज से हुई थी कि आखिर लोगों की आदतें कैसे बदले ताकि उन्हें अपने हिसाब से चलाया जा सके। अब जरा ये सोचो कि सोशल मीडिया कंपनीज आती कहां से है, इनके डाटा सेंटर्स कहां पर है, हमारा डाटा किस देश में जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली आखिर हमें कौन सा देश चला रहा है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को जवाब मिल गया होगा। जिन्हें मिल गया वो कमेंट में लिख देना। अब जरा आपको ये बताता हूँ कि आखिर उस देश ने हमें कितना बदल दिया है। बच्चे अब मोबाइल पर खेलते हैं, समाज अनहेल्दी हो रहा है, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, मोरालिटी खत्म हो रही है, समाज में वायलेंस बढ़ रहा है। हम पहले से ज्यादा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और मेडिकल साइंस हमें जिंदा रखे हुए है ताकि हम जीते रहें और दवाइयाँ खाते रहें। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी आदतें आपने खुद चुनी है? तो भैया इसका इलाज क्या होगा? तो इसका इलाज है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को अपनी सरकारों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप लो सख्त कदम, हम आपके साथ खड़े हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने कानून बनाकर 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक सब बैन है, और कंपनी से कहा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, एज वेरिफिकेशन करो। अगर वायलेशन किया तो पर वायलेशन 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लगेगा। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि फोन को क्लासरूम से बाहर रखो, बच्चों को उनका बचपन वापस दो। और जब कंपनीज ने रोला रुक्का काटा कि भैया ये सब करना तो इम्पॉसिबल है, तब सरकार बोली कि बेटा ये तुम्हारी समस्या है, अपने आप निपटो। चाइना ने तो अपने देश में टिकटॉक के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, रात में 10 से लेकर सुबह के 6 तक पूरी तरह से बंद। आप सिर्फ गवर्नमेंट आईडी से ही वेरीफाई कर सकते हैं, और भैया वहां का तो कंटेंट भी अलग है, मतलब उन्हें एजुकेशनल, पेट्रियोटिक और स्किल बेस्ड कंटेंट दिखाया जाता है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो हमें 2 चीजों की सख्त जरूरत है। पहला है डिजिटल लिटरेसी और दूसरा बच्चों की मेंटल हेल्थ। हमें लोगों को एडुकेट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि इसकी आदत कैसे लगती है, ये लत में कैसे बदलती है, इसे कैसे रोका जा सकता है। बच्चों को असली और डिजिटल दुनिया में फर्क समझाना पड़ेगा। इसे पढ़ाई का हिस्सा बनाकर बच्चों को सही रास्ते पर चलाया जाए ताकि किसी तरीके से इस देश के भविष्य को बचाया जा सके।
अब मैंने अपने आप को कैसे पकड़ा कि मैं गलत रास्ते पे हूं? अब जरा ये सुनो। देखो, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर समझने लगा। दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। मतलब बार बार वीडियोस के व्यूज, लाइक्स, कमेंट, ये सब कुछ देखने लगा। अब देखो, मेरी एक आदत है कि हफ्ते में कितनी किताब पढ़नी है ये मैं हफ्ते के शुरुआत में ही डिसाइड करके लिख लेता हूँ। एक टारगेट बना लेता हूँ। अब भैया, जब हफ्ता खत्म हुआ, मैंने अपने टारगेट को देखा तो पता लगा कि मेरा तो ज्यादातर समय यूट्यूब चाट गया। और तब से मैंने ये डिसाइड करा कि यूट्यूब मेरी जिंदगी में सबसे लास्ट में आएगा। इसे बस वही समय दिया जाएगा जो सारे जरूरी काम के बाद बच जाएगा। देखो, आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। लगभग 40 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आज तक गिनती के 10 लोग मुझे ऐसे नहीं मिले हैं जो यूट्यूब की वजह से मुझे जानते हो। मतलब 2-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर मुझे देखा और पहचान लिया। अब जब मेरी पहचान ही कुछ ना है तो घमंड किस बात का? इसीलिए मैं डिजिटल दुनिया में नहीं, असली दुनिया में जीता हूं। अब ये मेरा एक्सपीरियंस था तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। इतिहास में एक आदमी ने बस ये सोचा था कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनके विचार कैसे बदले, उन्हें आदत कैसे लगाएं, और उसके बाद पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को उधेड़ कर रख दिया गया। आपको अलग अलग चीजों की आदत लगाने के लिए सिस्टम डिजाइन किए गए ताकि आप दूसरों के लिए पैसा कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल हो सको, जिसका नतीजा है कि आज के समय हम डिजिटल गुलाम बन चुके हैं, जिससे खुद को बाहर निकालना सिर्फ आपके ही हाथों में है। हमेशा एक बात को याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज वो नहीं जो छुपाई जा सके, बल्कि वो है जो लोगों को नुकसान दे सकती है, लोगों की आंखों के सामने है, लेकिन लोग फिर भी उसे ना देख पाए। अगर इस वीडियो में कुछ काम का लगा और इसे आप शेयर करना चाहते हो तो भैया शेयर कर दो। तो यह है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।